अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम डैम्पिंग ऑसिलेशंस को डिस्कस कर रहे हैं और अब तक हमने ये डिस्कस किया है कि डैम्पिंग ऑसिलेटरी सिस्टम में एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन इज मॉडिफाइड बाय एन एक्सपोनेंशियल टर्म। ठीक है, लास्ट टॉपिक में हमने ये रिजल्ट फाइंड आउट किया था कि द एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस इज मॉडिफाइड बाय एन एक्सपोनेंशियल टर्म, और ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म थी इसको हमने लिखा था e टू द पावर माइनस आर टी बाय 2m। ठीक है, अच्छा अब हम ये तो हमने देखा था कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो है इस तरह से मॉडिफाई होगा, इसको ये एक्सपोनेंशियल टर्म मॉडिफाई करेगी, लेकिन एनर्जी ऑफ द सिस्टम वो किस तरह से चेंज होगी कि यकीनन अगर एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है तो एनर्जी भी डिक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, तो हम पहले ये डिस्कस कर चुके हैं कि एनर्जी को हम लिख सकते हैं 1/2 टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। वी कैन राइट इट हाफ mass acceleration square omega square, हाफ ma square omega square। और यहाँ से मैं यहाँ पे s की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स s/m। ठीक है, आई नो दैट ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स s/m, और यहाँ से मैं s की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। सो s वुड बी m ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करूँ सो एनर्जी की यहाँ पे आ जाएगी, ये रिजल्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एनर्जी वुड बी इक्वल टू SA स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एनर्जी में यहाँ पे एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है। ठीक है, और एम्पलीट्यूड हम जानते हैं कि किस तरह से मॉडिफाई हो रहा है, उसको ये एक्सपोनेंशियल टर्म मॉडिफाई कर रही है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है, जब मैं इसकी एम्पलीट्यूड की यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करूंगा तो एक्सपोनेंशियल टर्म का स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर मैं इस एक्सपोनेंशियल टर्म का मैं स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, मेरे पास एक्सपोनेंशियल टर्म है माइनस e टू द पावर माइनस आर टी बाय 2m, और इसका मैं अगर स्क्वायर करूंगा, ठीक है, अगर मैं स्क्वायर करूंगा सो आई विल रीच दिस रिजल्ट माइनस आर टी बाय 2m, और साथ में यहाँ पे 2 भी आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर ये पावर्स आप मल्टीप्लाई होंगी और ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। सो आई विल बी लेफ्ट विद e टू द पावर माइनस आर टी बाय m। ठीक है, तो इस यहाँ पे मेरे पास जो एनर्जी में जो एक्सपोनेंशियल टर्म आएगी वो क्या होगा, वहाँ पे 2 यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, ये डिनोमिनेटर में जो हमें पहले हमारे पास 2 था ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम स्क्वायर करेंगे जो 2 कैंसिल हो जाएगा उससे। सो एनर्जी इज मॉडिफाइड बाय दिस एक्सपोनेंशियल टर्म माइनस आर टी बाई एम। ठीक है, तो मैं इसको समराइज करता हूँ अब तक डिस्कशन को कि इन डैम्प्ड ऑसिलेशंस amplitude of vibration is modified by e to the power minus RT by 2m, whereas the energy is modified by e to the power minus RT by m। ठीक है, एनर्जी जो होगी वो उसमें ये जो डिनोमिनेटर में 2 है वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो एनर्जी इज मॉडिफाइड बाय दिस एक्सपोनेंशियल टर्म। ठीक है, जब भी हम अपने प्रॉब्लम्स और आगे उसको सॉल्व करेंगे तो उसमें इस चीज़ का हमें ख्याल करना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा एक और टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है कि मेथड्स ऑफ डिस्क्राइबिंग डैम्पिंग ऑफ एन ऑसिलेटर, तो यहाँ पे कुछ हम टर्मिनोलॉजीज यूज़ करेंगे, जैसे कि एक और टर्मिनोलॉजी यूज है लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। ठीक है, तो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं या लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट क्या होता है। ठीक है, तो उसको अब हम डिस्कस करते हैं। सो लॉगरिथमिक, so we will discuss now logarithmic decrement। ओके, अच्छा, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट क्या होता है। ठीक है, हमने अभी डिस्कस किया कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इन डैम्प्ड ऑसिलेटरी सिस्टम इज मॉडिफाइड बाय एन एक्सपोनेंशियल टर्म। ठीक है, तो यहीं से हम अपनी इसी डेफिनेशन से हम लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट को डिफाइन करेंगे।
So it is the measure of the rate at which the amplitude dies away. ठीक है, अगर हम रेट फाइंड कर लें कि रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एम्पलीट्यूड, that would be known as logarithmic decrement. So it is the measure of rate at which the amplitude dies away. ठीक है, तो एम्पलीट्यूड जिस रेट से डिक्रीज होगा उसको हम लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट कहेंगे. ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं. ठीक है, आगे हम इसका हम रिलेशन फाइंड करेंगे. ठीक है, रेट के लिए हम रिलेशन फाइंड करेंगे. सो हम जानते हैं कि जो एक डैम्प्ड ऑसिलेटरी सिस्टम है उसमें हम लिख सकते हैं कि x इक्वल्स a e टू द पावर माइनस आर टी बाय 2m साइन ऑफ omega prime t plus 5. Okay, so I label the energy equation as 1 and then I label this equation as equation number 2. Okay, so थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा अपनी आसानी के लिए. ठीक है, I suppose here if phi equals pi by 2. ठीक है, तो यहाँ पे मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज कर सकता हूँ कि साइन 90 प्लस थीटा, तो वो क्या होगा. ठीक है, सो आई नो दैट x मेरे पास आ जाएगा इफ फाई इज पाई बाई 2. ठीक है, अगर फाई पाई बाई 2 है, ठीक है, तो साइन 90 प्लस थीटा या ओमेगा टी प्लस फाई जो है, फाई की वैल्यू पाई बाई 2 मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, और कॉस की वैल्यू 90 पे मैक्सिमम होती है. ठीक है, तो इसका मतलब है कि एट टाइम t इक्वल 0 दिस a वुड बी a नॉट. ठीक है, तो मैं यहाँ पे मतलब मैं इसको मैं साइन को तो कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूँ और मैं जान रहा हूँ कि फाई इज पाई बाई 2. अगर फाई पाई बाई 2 है, हम ये भी जानते हैं कि जो फाई यहाँ पे क्या है, फेज कांस्टेंट है. एंड फेज कांस्टेंट कब हम फाइंड करते हैं, टाइम t इक्वल 0 पे. ठीक है, तो अगर ये फेज कांस्टेंट यहाँ पे पाई बाई 2 है तो इसका मतलब है कि एट टाइम t इक्वल 0 our amplitude is maximum. ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा ऐसे कि a नॉट e टू द पावर माइनस आर टी बाई 2m cos ओमेगा प्राइम t. ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 करूँ. ठीक है, सिंपली मैंने यहाँ पे ये किया है कि मैंने सपोज किया है कि मेरा फेज कांस्टेंट यहाँ पे पाई बाई 2 है, फेज कांस्टेंट यहाँ मेरे 90 डिग्री है. इसका मतलब ये है कि एट स्टार्ट ऑफ द टाइम एट टाइम t इक्वल 0 माई एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम. ठीक है, तो उसको मैं फिर कॉस से, मतलब ये साइन टर्म जो है यहाँ पे कॉस से भी इसको मैं लिख सकता हूँ. और एट टाइम t इक्वल 0 माई एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x वुड बी इक्वल टू a नॉट. एंड अगर मैं यहाँ पे टाइम t इक्वल 0 पुट करूंगा तो cos 0 आई नो इट्स 1 और so here the amplitude would be a naught. ठीक है, और यहाँ पे भी अगर t की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो ये भी 1 के इक्वल हो जाएगा. तो मेरे पास x इक्वल्स a नॉट हो जाएगा एट t इक्वल्स 0. अच्छा, तो इसको अब आगे इसी इक्वेशन को मैं आगे अब कंटिन्यू करें. अच्छा, यहाँ पे ओमेगा प्राइम में लिखा हुआ, इस चीज़ का ख्याल रखना. डैम्प्ड ऑसिलेटरी सिस्टम में हमने जो फ्रीक्वेंसी है उसको ओमेगा प्राइम से डिनोट किया है. ठीक है, ये पहले लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं कि ओमेगा प्राइम और ओमेगा में क्या डिफरेंस है. सो इफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज टाउ प्राइम. ठीक है, आप देखिए अगर हमारा उस डैम्पिंग इन्वॉल्व है, ठीक है, तो टाइम पीरियड भी चेंज होगा. ठीक है, ठीक है, उसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी चेंज हुई है. ठीक है, उसको ओमेगा प्राइम से लिखा है, तो टाइम पीरियड भी चेंज होगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम टाइम पीरियड वैसे तो नॉर्मली हम t से लिखते हैं, तो यहाँ पे हम टाउ से लिखेंगे टाइम पीरियड को. सो इफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज टाउ प्राइम, इफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज टाउ प्राइम. ठीक है, अगर मैं उसको टाउ प्राइम पे लिखूं और आई नो दैट टाइम पीरियड और ओमेगा के दरमियान क्या रिलेशन होता है, तो दैट इज ओमेगा प्राइम इक्वल्स टू 2 पाई टाउ प्राइम.
ठीक है। ये जैसा कि आप जानते हैं कि थीटा इक्वल्स ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पाई ये एंगल है, एंगल इन रेडियंस, और ओमेगा प्राइम टाउ प्राइम, ओमेगा को मैंने प्राइम में लिया है तो टाउ को भी मैंने प्राइम की फॉर्म में लिखा है। सो वी विल यूज दिस इक्वेशन, यूज दिस वैल्यू ऑफ ओमेगा प्राइम इन आवर इक्वेशन नंबर 3. So then we will be left with, if I use here this omega prime equals to 2 pi our tau prime in my equation number 3. So I will be left with a1 would be equal to a naught e to the power minus r tau prime by 2m cos of ओमेगा प्राइम की जगह पे ये वैल्यू पुट करूंगा 2 पाई आवर टाउ प्राइम इनटू टाउ प्राइम. ओके, ओके. सो इसको अगर मैं मॉडिफाई करूंगा सो आई विल रीच द फॉलोइंग रिजल्ट. a1 विल बी इक्वल टू a नॉट e टू द पावर माइनस r बाय 2m इंटू टाउ प्राइम. ठीक है. तो इक्वेशन 3 में मैंने क्या किया, t को मैंने टाउ प्राइम के इक्वल यूज किया है, ओमेगा प्राइम की यहाँ पे वैल्यू पुट की है, और t इक्वल्स टाउ प्राइम. ठीक है. तो यहाँ से ये टाउ यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे और cos 2 पाई और उसको वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो आई विल बी लेफ्ट विद दिस इक्वेशन. अच्छा, तो इसको मैं फर्दर हम कर सकते हैं कि इसको मैं रीअरेंज कर सकता हूँ इस इक्वेशन को. a नॉट को यहाँ पे मैं डिवाइड कर सकता हूँ. ठीक है. और सो आई कैन पुट, ओके, फर्स्ट आई विल पुट a1 इक्वल्स a नॉट and okay, I will write like this. I also want to make this power of exponential as positive, so I will write it a naught over a1. ठीक है. मैंने a1 को a naught से यहाँ पे डिवाइड किया है और एक्सपोनेंशियल टर्म को मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ. ठीक है. इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा, तो ये इसकी जो यहाँ पे नेगेटिव पावर है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव. सो इट विल बी e टू द पावर r टाउ प्राइम पावर 2m. अच्छा, ये इसकी जो पावर है इसको मैं एक इस तरह से आई कैन सपोज दैट दिस पावर इज इक्वल्स डेल्टा. इसको मैं डेल्टा के इक्वल सपोज कर रहा हूँ, r टाउ प्राइम पावर 2m. तो इसको r टाउ प्राइम और 2m को मैंने डेल्टा से डिनोट किए, और यहाँ पे मैं इस रिजल्ट तक पहुंच जाऊंगा a नॉट ओवर a1 इक्वल्स e टू द पावर डेल्टा. ठीक है. और इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 कह सकता हूँ. सो हियर डेल्टा इज लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट. यहाँ पे डेल्टा जो मैंने सपोज किए इसको मैंने लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट हम कहते हैं, और डेल्टा की वैल्यू फाइंड करना चाहूंगा. सो इफ आई टेक द नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन, सो लॉग टू द बेस e a नॉट ओवर a1 इक्वल्स डेल्टा. ठीक है. लॉग, नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंशियल टर्म एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो डेल्टा मेरे पास इस तरह से ये आ जाएगा. ठीक है. और डेल्टा मैं फर्दर जानता हूँ कि किसके इक्वल है, ये मैंने ये r tau prime over 2m, so which is called, so where delta is called logarithmic डिक्रीमेंट. ठीक है. यहाँ पे डेल्टा को हम कहेंगे ये लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट है. लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट क्या है? सो इट इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ द टू कंसेक्टिव एम्पलीट्यूड्स. ये एक रेशियो है. मतलब ए नॉट रेशियो क्या है, अगर हम इक्वेशन 4 को देखें, सो ए नॉट रेशियो क्या है, इट्स एट टाइम t इक्वल 0, और आफ्टर वन कंप्लीट वाइब्रेशन
जो हमारे पास एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है, डेफिनेटली डैम्प्ड ऑसिलेटरी सिस्टम है तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा, ठीक है। तो इनिशियल एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय द एम्पलीट्यूड आफ्टर वन कंप्लीट ऑसिलेशन, ठीक है, उसको हमने A1 से डिनोट किया। इन दोनों की अगर मैं रेशियो लूंगा, ठीक है, तो यहाँ से मैं रेट फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है, कि किस रेट से ये डिक्रीज आ रहा है एम्पलीट्यूड में, ठीक है। सो दैट इज एक्चुअली द लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। सो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट इज द रेशियो ऑफ द टू कंसेक्टिव एम्पलीट्यूड्स, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं सो द लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट इज द logarithmic of the ratio of the amplitudes of the oscillation which are separated by one time period. The larger amplitude being the numerator since E delta should be greater than 1. Okay. So similarly, अगर मैं A0 को A2 के साथ अगर मैं इसकी रेशियो लूंगा तो that should be E to the power 2 delta, ठीक है। और ठीक है, और मतलब मैं अगर मैं कंसेक्टिव एम्पलीट्यूड के साथ मैं डिवाइड नहीं कर रहा, बल्कि एक शोर के 2 टाइम पीरियड्स के बाद मैं उसका अगर रेशियो ले रहा हूँ तो उसको E टू द पावर 2 डेल्टा कह रहे हैं, और E टू द पावर ये हो जाएगा R, और इट्स एट 2 टाउ आफ्टर 2 टाउ प्राइम डिवाइडेड बाय 2m, ठीक है। और यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ठीक है, यहाँ से आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। एंड आफ्टर n नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, अगर मैं लूंगा तो दैट होगी E टू द पावर n डेल्टा आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अच्छा, इसको मैं आपकी बुक में एक फिगर है वहां से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। लास्ट टाइम हमने फिगर की थी कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन के बाद जो हमारे पास एम्पलीट्यूड होगा उसको हमने टाउ प्राइम से डिनोट किया, ठीक है, और फिर एक और कंप्लीट ऑसिलेशन के बाद हमने उसको 2 टाउ प्राइम से डिनोट किया, ठीक है। तो ठीक है, इनिशियली हमारे पास A0 है, ठीक है, और उसके बाद आफ्टर वन कंप्लीट ऑसिलेशन जो हमारा जो टाइम पीरियड जो हमारा एम्पलीट्यूड रह जाएगा उसको हमने A1 किया हुआ, दोनों की रेशियो लेंगे, दैट इज दी लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। इस तरह अगर मैं A0 को, ठीक है, हमें 2 कंप्लीट वाइब्रेशंस के बाद भी जो एम्पलीट्यूड फर्दर डिक्रीज होगा उससे साथ ही मैं कर सकता हूँ उसकी रेशियो ले सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, देखिए टाउ हेयर जो रेशियो है वो यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, जैसा कि एक और फिगर में यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि अगर कोई से भी 2 कंसेक्टिव एम्पलीट्यूड्स की अगर मैं रेशियो लूंगा तो दैट इज -RT/2m, ठीक है। अगर मैं A0 और A1 की रेशियो लेता हूँ तो दैट इज E टू द पावर -RT/2m, या इसी तरह से मैं A2 और A1 की लूंगा तो वो भी हमारे पास, तो रेशियो कांस्टेंट है, ठीक है। एक जो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, वो डिक्रीज कांस्टेंट है, और किस पे डिपेंडेंट है, वो R पे डिपेंडेंट है, हमारी डैम्पिंग फोर्स यहाँ पे कितनी है, और मैस पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसी को हम लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट कहते हैं। इसके बाद हम एक और डेफिनेशन डिस्कस करेंगे जो कि इसी जो डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड से रिलेटेड है, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम और मॉडुलस ऑफ डिके, okay? Okay, so another way of expressing the damping effect is by means of the time taken for the amplitude to decay to e to the power -1, ठीक है। हम इसमें कितना डिक्रीज आ रहे हैं या उसको डैम्पिंग इफेक्ट को एक्सप्रेस करने के लिए हम एक और टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं विच इज रिलैक्सेशन टाइम, या इसको मॉडुलस ऑफ डिके भी कह सकते हैं, ठीक है। सो इट इज द वैल्यू टू विच the amplitude is decreased to e to the power -1, ठीक है, कि हम वो टाइम, it is the time taken by the oscillations to decrease to the value of the e to the power -1, ठीक है। और e to the power -1 का आंसर हमें पता है कि that is 0.368,
or is roughly equal to 0.37 or it is 37%. Okay, so it is the time taken by the oscillations to reach to the 37% of the original amplitude of the initial amplitude. ठीक है, so उस टाइम को कि जिस टाइम में हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो 37% तक रह गया है, ठीक है, इस वैल्यू तक आ गया है, ठीक है. सो दैट टाइम इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम और मॉडुलस ऑफ डिके. ठीक है, तो वो टाइम कितना होगा, जैसा कि हमने लास्ट रिलेशन से हम लिख सकते हैं, तो ए टी जो होगा दैट वुड बी ए नॉट ई टू द पावर माइनस आर टी बाय 2m. ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं कि हम इसकी पावर को -1 बनाना चाहते हैं एक्सपोनेंशियल. ठीक है, ये टर्म हम पता है जो एम्पलीट्यूड है वो उसको जो है मॉडिफाई करती है, एक्सपोनेंशियल टर्म मॉडिफाई करती है, तो एक्सपोनेंशियल टर्म को पावर को -1 बनाना चाहते हैं. ठीक है, हम चाहते हैं कि ए नॉट कब हमारे पास e टू द पावर -1 होगा, सो इट वुड बी एट t इक्वल्स 2m आवर r. ठीक है, सो कितने टाइम के बाद ये e टू द पावर -1 की वैल्यू तक पहुंचेगा, या 37% ऑफ द ओरिजिनल एम्पलीट्यूड हमारे पास पहुंचेगा. वो टाइम कितना होगा, दैट टाइम इज इक्वल टू 2m ओवर r. ठीक है, तो वो टाइम किस पे डिपेंडेंट है, मैस और जो डैम्पिंग कांस्टेंट है उस पर डिपेंडेंट. उसका ये भी है कि 2m ओवर r की जो डायमेंशंस हैं दैट शुड बी ऑफ द टाइम. ठीक है, तो इसकी डायमेंशन जो है अगर हम करेंगे तो दैट शुड बी ऑफ टाइम. ठीक है, तो अगर हम ये t की जगह पे यहाँ पे मतलब यहाँ पे t कब होगा, ठीक है, r बाई 2m है यहाँ पे. ठीक है, तो अब अगर इसकी हम वैल्यू को -1 करना चाह रहे हैं तो हमें t की कौन सी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जिससे हमारे पास इसका जो आंसर है वो -1. तो ऑफ कोर्स t शुड बी इक्वल टू 2m बाई r. ठीक है, तो अगर t की वैल्यू को 2m बाई r पुट करेंगे तो ओनली इन दैट केस इट शुड बी e टू द पावर -1. ठीक है, तो फर्दर हम जो 2m ओवर r की वैल्यू को हम जो किसको हमने रिलैक्सेशन टाइम का है या मॉडुलस ऑफ डिके का है, इसको इक्वल टू टाइम हम सपोज करेंगे. ओके, तो और इसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम और मॉडुलस ऑफ डिके. सो मेजरिंग द नेचुरल डिके इन टर्म्स ऑफ द फ्रैक्शन e टू द पावर -1 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू is a very common procedure in physics. The time for natural decay process to reach zero is of course theoretically infinite. ठीक है, so ये फिजिक्स में हम अक्सर इसको यूज करते हैं. ठीक है, इसको कि हम कोई भी टाइम जो हम डिके टाइम जब भी हमें फाइंड करना होता है तो हम उसको e टू द पावर -1 वैल्यू तक उसको हम जो टाइम है वो हम लेते हैं. ठीक है, और अगर हम ये इस चीज़ को फाइंड करना चाहें कि जीरो कब होगा तो थियोरेटिकली वो इन्फिनाइट आंसर उसका चला जाता है. तो इसलिए हम e टू द पावर -1 वैल्यू या 37% ऑफ इनिशियल वैल्यू तक हम इसको कंसीडर करते हैं. अच्छा, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं. सो एक और हम यहाँ पे फैक्टर डिफाइन करते हैं अपने डैम्प्ड ऑसिलेटरी सिस्टम के लिए. सो इट इज कॉल्ड द क्वालिटी फैक्टर. Quality factor or Q value of a damped simple harmonic motion. ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर या Q वैल्यू को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. अच्छा, देखें, क्वालिटी फैक्टर के मीनिंग्स वही हैं जो हम जनरल लाइफ में इसके मीनिंग लेते हैं. ठीक है, किसी भी आपकी जो डिवाइस है, ठीक है, या आप घरों में डिफरेंट किस्म की आप अप्लायंसेस यूज़ करते हैं. ठीक है, तो हम क्वालिटी का वर्ड यूज़ करते हैं. ठीक है, तो कोई भी आइटम हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, तो हम उसकी क्वालिटी कैसी है हम डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो क्वालिटी का मीनिंग ये है कि जो भी उस डिवाइस का या जो भी प्रोडक्ट है उसका जो बेसिक फंक्शन है वो उसको कितना अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा है.
ठीक है, उसको परफॉर्म करने में कितना एफिशिएंट है, उसको हम कहते हैं कि उसकी अगर वो अच्छी होगी तो उसको कहते हैं जी कि वो क्वालिटी उसकी अच्छी है, अदरवाइज इट्स बैड क्वालिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप हम घरों में रेफ्रिजरेटर हम यूज़ करते हैं, तो रेफ्रिजरेटर का जो बेसिक पर्पस है वो क्या होता है कि फूड आइटम्स को कूल डाउन करना है। ठीक है, तो अगर हमारा रेफ्रिजरेटर जो है वो उसको इतना एफिशिएंट होगा, ज़्यादा एफिशिएंट अगर उसी वक्त होगा अगर वो अपना बेसिक पर्पस है वो परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, कम एनर्जी कंज्यूम करके, और वो फूड आइटम्स को हमारे कूल डाउन कर रहे हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे कि रेफ्रिजरेटर की क्वालिटी अच्छी है। या एक एयर कंडीशनर है, उसने ठीक है एयर का टेम्परेचर उसने कम करना है, ठीक है, तो अगर वो अपना पर्पस इफेक्टिवली परफॉर्म कर रहा है तो हम कहेंगे कि उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी है। ठीक है, तो इसी तरह से और जितने भी जो फूड आइटम्स हैं, ठीक है, उनका अगर टेस्ट अच्छा होगा, इंग्रेडिएंट्स अगर उनमें हेल्दी इंग्रेडिएंट्स होंगे, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये जितने प्रोडक्ट्स हैं ये इनकी क्वालिटी अच्छी है। तो यहाँ पे हम जो क्वालिटी फैक्टर हम डिस्कस करेंगे दैट इज ऑफ डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमारा ऑसिलेटर जो है उसकी क्वालिटी क्या होगी, ठीक है, तो अब ऑसिलेटर का जो बेसिक पर्पस क्या है, ऑसिलेशंस, टू ऑसिलेट, ठीक है, उसने ऑसिलेट करना है। तो जितने ज्यादा टाइम के लिए कोई भी ऑसिलेटर जो है वो ऑसिलेट करेगा, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे कि इस ऑसिलेटर की क्वालिटी वो अच्छी क्वालिटी है, ठीक है, इसकी क्वालिटी हाई है हमारे ऑसिलेटर की, ठीक है, तो क्योंकि हम हमारे ऑसिलेटर का काम क्या ऑसिलेशंस है, तो जितना वो ज़्यादा ऑसिलेट करेगा, ठीक है, ज़्यादा टाइम के लिए ऑसिलेट करेगा, जितनी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस वो ज़्यादा ऑसिलेट करेगा, तो हम उसमें हम कहेंगे क्यू वैल्यू इसकी हाई है। तो अब तक जो डिस्कशन हुई है उसको हम लिखते हैं और फिर हम क्यू फैक्टर के या क्वालिटी फैक्टर की फार्मूला तक हम पहुंचना चाहेंगे। सो द क्वालिटी फैक्टर measures the rate at which the energy decays, ठीक है, ऑफ कोर्स द क्वालिटी फैक्टर किस पे डिपेंड करेगा, रेट एट विच द एनर्जी डिकेज, ठीक है, तो जो रेट ऑफ डिके ऑफ एनर्जी है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है, और अगर वो रेट ऑफ डिके ऑफ एनर्जी फास्ट होगा तो कम टाइम के लिए ऑसिलेट करेगा, और अगर वो ज़्यादा अगर उसका रेट ऑफ एनर्जी जो है वो लो है तो वो ज़्यादा देर के लिए ऑसिलेट कर सकते हैं। सो एज द डिके ऑफ द एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय, तो एम्पलीट्यूड ऑफ डिके को हमने लास्ट टॉपिक में हमने इसको लिखा हुआ है a टू द पावर e नॉट e टू द पावर माइनस RT बाय 2m, ठीक है, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। एंड डिके ऑफ एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं, तो दैट इज प्रोपोर्शनल टू डिके ऑफ एनर्जी जो होगा हम जानते हैं कि E इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ठीक है, सो ए स्क्वायर अगर मैं इसका लूंगा तो मेरे पास रेट ऑफ एनर्जी डिके क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस RT बाय 2m, और इसका मुझे स्क्वायर लेना पड़ेगा, ठीक है, तो एनर्जी किस तरह से डिके करेगी, e टू द पावर e नॉट e टू द पावर माइनस r बाय m, सो RT बाय m और माइनस r बाय m इनटू टाइम, ठीक है, ये चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एम्पलीट्यूड किस तरह से e टू द पावर माइनस RT बाई 2m की से करेगा, और जो हमारा एनर्जी किस तरह से करेगी, सॉरी, तो एनर्जी में क्या है कि हम जो स्क्वायर लेंगे जब, ठीक है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस R बाई m इंटू टी, ओके, सो वेयर E नॉट इज एनर्जी एट T इक्वल 0, E नॉट जो है यहाँ पे इट्स एनर्जी एट T इक्वल्स 0, and from this we know that the time taken by energy, so the time taken by energy E to E naught e to minus 1 is, ये भी हम पहले डिफाइन कर सकते हैं, तो टाइम हमारे पास क्या है m by r, ठीक है, हमने एम्पलीट्यूड जो है उसका रिलैक्सेशन टाइम लिखा था t equals m by 2r, that was 2m by r, ठीक है, हमने एम्पलीट्यूड को लिखा था कि उसका जो रिलैक्सेशन टाइम है t equals 2m by r, और जो एनर्जी का जो हम रिलैक्सेशन टाइम लिखेंगे सो दैट इज t equals m by r, सो टाइम है तो टाइम की डायमेंशन जो है वो सेकेंड्स होनी चाहिए, ड्यूरिंग विच टाइम
the oscillator has vibrated by, so during this time, during which time the oscillator has vibrated, oscillator has vibrated by omega prime m by r, ठीक है। सो इस दौरान में, इस टाइम t के दरमियान में, तो एक ऑसिलेटर ने कितना वाइब्रेट किया होगा, सो दैट शुड बी ओमेगा नॉट m by r, और इसी को हम कहते हैं दैट इज अवर क्वालिटी फैक्टर। दीज आर एक्चुअली नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ड्यूरिंग टाइम t इक्वल्स m by r, ठीक है। और इसको ओमेगा नॉट m by r, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कह रहा हूँ, ठीक है। तो q इक्वल्स ओमेगा नॉट m by r, इसको मैं कह रहा हूँ कि इसको मैं क्वालिटी फैक्टर कह रहा हूँ। दीज आर एक्चुअली दी ओमेगा नॉट m by r इज एक्चुअली दी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस during the time taken by e to reach to the value e naught e to the power -1, ठीक है। तो रिलैक्सेशन टाइम के दौरान इतनी बार हमारा जो वाइब्रेटर है वो वाइब्रेट करेगा, ठीक है। इतनी नंबर ऑफ ऑसिलेशन इसमें पॉसिबल होंगी, ठीक है। उसको लिखे एक्चुअली वही फार्मूला है, ठीक है। आप देखेंगे थीटा इक्वल्स ओमेगा टी, ठीक है। ये पहले फार्मूला आप जानते हैं। सो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, टी इज टाइम या टाइम पीरियड है इस केस में, तो टी इज टाइम, ठीक है। तो थीटा, ठीक है, यहाँ पे वही वाला फार्मूला है। थीटा इज द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, और इफ वी एक्सप्रेस इट इन रेडियंस, तो ठीक है। सो एक्चुअली इट्स अ नंबर है, ठीक है। सो ये वही वाला फार्मूला है, ठीक है, जिसको जो हमें लिखा है, ठीक है। और टी को हम पहले बता चुके हैं कि टी इक्वल्स m by r, तो कैसे पुट करेंगे तो ओमेगा टी के इक्वल हमारा आंसर आएगा। तो इसको हम कहते हैं दैट्स द क्वालिटी फैक्टर। सो एज द नंबर ऑफ रेडियंस थ्रू व्हिच द डैम्प्ड सिस्टम oscillates and its energy decays to, ठीक है, एनर्जी जो है इसकी हमारी जो है वो डिके होगी E इक्वल्स E नॉट E टू द पावर -1, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि क्वालिटी फैक्टर इज डिपेंडेंट ऑन R, ठीक है। सो इफ R इज स्मॉल, if R is small, so then Q is very large, ठीक है। अगर हमारे सिस्टम की जो R है, जिसको डैम्पिंग फैक्टर है, अगर वो स्मॉल है तो Q would be very large, ठीक है। R is very very small, then Q would be very large. तो S by M is S by M is greater than R square by 4M square, ठीक है। So we can take in this case omega prime equals omega naught, so S by M square root, ठीक है। ओके, तो ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर R की वैल्यू बहुत स्मॉल है, ठीक है, तो Q बहुत लार्ज होगा, ठीक है। अगर हम कोई भी एक स्पेशल केस देखते हैं जिसमें R की वैल्यू R इज वेरी वेरी स्मॉल, तो इस केस में हम क्या है कि S by M जो होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन R स्क्वायर बाय 4M स्क्वायर। इस केस में हम ओमेगा नॉट को ओमेगा प्राइम के इक्वल सपोज कर सकते हैं। पहले हमने कहा कि ओमेगा प्राइम इज लेस देन दैट ऑफ ओमेगा नॉट, ठीक है, हमने लास्ट। लेकिन अगर R की वैल्यू बहुत स्मॉल है तो इस केस में ओमेगा प्राइम जो कि डैम्प्ड ऑसिलेटरी सिस्टम की फ्रीक्वेंसी है, और ओमेगा नॉट जो आइडियल सिस्टम की फ्रीक्वेंसी है, तो दोनों को हम इक्वल सपोज कर सकते हैं। तो अगर हम इसको इक्वल सपोज करेंगे तो देन वी विल रीच द फॉलोइंग फार्मूला, ठीक है। हम जो Q का फार्मूला यूज किया है, ओमेगा प्राइम की जगह पे हम ओमेगा नॉट को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। Q इज इक्वल टू ओमेगा नॉट M by R, इसको इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। तो लेकिन ये सिर्फ उसी केस में होगा, ठीक है, व्हेन R इज वेरी वेरी स्मॉल। तो Q फैक्टर के फार्मूला तक हम पहुंचे, ठीक है, और फ्यूचर में हम जब भी Q फैक्टर या Q वैल्यू की का फार्मूला यूज करेंगे तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे Q इक्वल्स ओमेगा नॉट M by R, ठीक है। और यहाँ पे हम जानते हैं कि M by R इक्वल्स टाइम, so M by R के जो डायमेंशंस हैं that are equal to time.